गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हम विसर्ग संधि पर चर्चा कर रहे थे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया था और कुछ नियम भी मैंने आपको बताए थे। वो नियम आपको याद रखने होंगे और जो शेष रह गए वो आज हम पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, शब्द के अंत में अगर विसर्ग हो, पहले शब्द के अंत में यदि विसर्ग है और दूसरे शब्द के आरंभ में यदि स्वर है या फिर व्यंजन है, दोनों में से कोई भी है, तो दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उस शब्द में विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं और विसर्ग का लोप हो जाता है। तो देखिए नंबर 6 पर आइए आप। यदि विसर्ग से पहले, रूल नंबर 6, यदि विसर्ग से पहले ए अथवा आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न या असमान स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। भिन्न या असमान यानी ए और आ से भिन्न या असमान स्वर कौन से होंगे? ए और आ नहीं होने चाहिए, बाकी जो शेष स्वर रह गए हैं उनमें से कोई सा भी एक। तो यदि विसर्ग से पहले ए अथवा आ जाए और विसर्ग के बाद में कोई भिन्न या असमान स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो देखिए अतः प्लस एव, अत एव बन गया। ये देखिए विसर्ग है और विसर्ग से पहले यहाँ तय में ए छुपा हुआ है, क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इसमें ए स्वर छुपा हुआ है। हलंत लगा होता तो तय आधा होता, ये स्वर रहित होता, लेकिन इसमें हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब इसमें ए है। तो ए है यहाँ पर विसर्ग से पहले और बाद में असमान स्वर है, यानी ए और आ के अलावा ई उ ए ऐ ओ औ ये वाले, ये ए और आ के अलावा असमान स्वर इन्हीं को बोलते हैं कि ए और आ नहीं होना चाहिए, शेष स्वर हैं उनमें से कोई सा भी एक अगर इसके सामने हो तो इसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो ये अत एव बन गया। यश है प्लस इच्छा, यश इच्छा बन गया। विसर्ग का यहाँ लोप हो गया है और बाकी सेम ऐसे के ऐसे आ गया। क्यों? क्योंकि ये विसर्ग से पहले ए या आ होना चाहिए, विसर्ग के बाद में असमान स्वर होना चाहिए, ए और आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और कोई से अन्य स्वर हैं तो ये विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये नियम नंबर 6 है। और नियम नंबर 7 देखिए, यदि विसर्ग के आगे रह हो, यदि विसर्ग के आगे रह हो, विसर्ग के पहले की बात नहीं है, यहाँ पर विसर्ग के पहले की बात है कि ए और आ होना चाहिए और बाद में असमान स्वर होना चाहिए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। लेकिन नियम नंबर 7 बोल रहा है कि विसर्ग के बाद में रह हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उस विसर्ग का पूर्व स्वर होता है वो दीर्घ बन जाता है, बड़ा बन जाता है, यानी छोटी मात्रा है तो बड़ी मात्रा बन जाएगी। यदि विसर्ग के आगे रह हो तो देखिए ये विसर्ग है, ये विसर्ग है और इसके आगे रह है, ये विसर्ग है, इसके आगे रह है। इसी तरह से देखो नीहि प्लस रोग निरोग बन गया, नीहि प्लस रस नीरस बन गया, नीहि प्लस रस नीरस बन गया। क्या कह रहा है नियम नंबर? यहाँ छोटा ई की मात्रा है, यहाँ बड़ा ई की बन गई है, यहाँ छोटा ई की है, यहाँ बड़ा ई की बन गई है ना, और ये विसर्ग लोप हो गया है। तो ये नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के आगे यदि रह है, तो देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग के आगे यहाँ पर रह है, विसर्ग के आगे यहाँ रह है और विसर्ग का लोप हो जाता है। और विसर्ग के पहले जो स्वर है, ये देखिए छोटा ई की मात्रा है, यानी यहाँ छोटा ई है, यहाँ छोटा ई है, यहाँ छोटा ई, ये तो दीर्घ बन जाएगा, यानी बड़ा ई की मात्रा बन जाएगा ये। तो नीरोग बन गया, नीरज बन गया और नीरस बन गया। नियम नंबर 8 हम देखेंगे। नियम नंबर 8 देखना बच्चों, यदि विसर्ग से पहले ए हो, यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में कै अथवा पै हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। कब नहीं होता है? अगर विसर्ग के बाद में कै या पै हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रह जाएगा। लेकिन विसर्ग से पहले ए होना चाहिए, जैसे प्रातः है, यहाँ ए है, पयः यहाँ ए है, अधः है, ये ए है, और अंत है, यहाँ भी ए है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कै या पै होना चाहिए। ये देखिए दूसरे शब्द का ये कै, ये पै, ये पै, ये कै। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वैसा का वैसा रह जाएगा।
प्रातःकाल, यहाँ देखिए प्रातःकाल, पयः पान, पयः पान, अधः पतन, अधः पतन, अंतःकरण, अंतःकरण, कोई चेंज नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि नियम नंबर 8 बोल रहा है कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद में क और प होना चाहिए। तब अगर क और प है विसर्ग की बाद में और विसर्ग से पहले ए है तो नियम में परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग वैसे की वैसे ही आ जाएगा। तो बच्चों, आज हमारी विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अपने आप, और इन क्वेश्चंस में से आपके टेस्ट लिए जाएंगे और इन नियम आप सारे याद रखेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको क्वेश्चन में ये शब्द दिए हैं ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में या टेस्ट में मैं यही दूंगी, मैं दूसरे शब्द दूंगी। हो सके जहाँ तक नियम याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप संधि का विच्छेद करना सीखें, शब्दों को पढ़ें, प्रैक्टिस करें और नियमों को याद करें। तो ये क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, नाम लिखिए। स्वर संधि से आप क्या समझते हैं, इसके कितने भेद हैं, नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, दीर्घ संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। यानी ये शब्द आपको दिए हैं, इनका आप संधि विच्छेद भी करेंगे और कौन सी संधि किसमें, कौन से शब्द में विच्छेद करने पर कौन सी संधि आई है उस संधि का आप नाम भी लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। तो आपको यहाँ संधि विच्छेद करके दिया हुआ है, इनका आप संधि करेंगे, मेल करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, इनको लर्न करेंगे और सारे नियम आप याद रखेंगे। उन्हीं के अकॉर्डिंग आप किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर सकते हैं और प्रैक्टिस आपका विशेष पॉइंट रहेगा। आप ध्यान दें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।